हमने पार्ट 1 कर लिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, सॉरी गैल्वेनिक सेल क्या होता है, और उससे नर्स्ट इक्वेशन कैसे बनती है, और उसका सेल पोटेंशियल कैसे निकलता है। अब अपन सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है अपना कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमको कंडक्टिविटी निकालनी होती है, और कंडक्टिविटी को निकालने से पहले हमको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। जैसे बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस हम जानते हैं, जो भी रुकावट इलेक्ट्रिक करंट को जो भी पोज होती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लेंथ ऑफ वायर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। और जब अपन प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट ऐड होता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रो। तो R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A, है ना। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, उसकी यूनिट होती है ओम। ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस की, मींस कितना रेजिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड कितना है रेजिस्टेंस का, ये कौन बताएगा, उसकी रेजिस्टिविटी बताएगी। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, हम इसी को चेंज कर लेंगे R/A/L, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। इसी तरीके से कंडक्टेंस के बारे में जानकारी करनी। कंडक्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा, मींस सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस होता है रुकावट, कंडक्टेंस होगा इजीनेस, है ना, जितना ईज से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो G इससे रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस को, कंडक्टेंस विल बी 1/R। तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा R का, रो L/A की जगह क्या हो जाएगा 1/रो इनटू A/L। कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, और रेजिस्टेंस की जो उल्टी हो जाएगी, तो ओम इनवर्स को कहते हैं महो। जैसे ओम को OHM लिखते हैं तो इसको उल्टा लिखते हैं, OHM देखो उल्टा लिख दिया है, महो बोल दिया इसको। और तीसरा है साइमन, साइमन को S से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसकी यूनिट ये तीनों हो सकती। फिर आता है लास्टली कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में ही जानना है, इसके बारे में पूरा कंडक्टिविटी ही पढ़ना है। तो कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है कप्पा। कप्पा है, कप्पा को ऐसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स था, उस तरीके से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की इनवर्स होती है। तो कंडक्टिविटी इज 1/रो। तो कंडक्टिविटी इज 1/रो, और रो का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, R into A/L। तो 1/, कर देंगे तो 1/R, और ये L ऊपर चला जाएगा तो L/A। तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा L/RA। ओके, अब बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देख रहे हैं कि 1/R को तो अपन G कहते थे, तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, और L/A का आ जाता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट इज बेसिकली G स्टार, तो G into G स्टार कंडक्टिविटी है, फॉर्मूला एक्स्ट्रा बन के आ जाता है जो आपको याद है। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको अपन कह सकते हैं महो मीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। इस पे जो क्वेश्चन आता है वो जनरली यूनिट कन्वर्जन की बेसिस पे आता है, और ये फॉर्मूले लगवाता है। तो आपको बस याद रखना है यूनिट्स को और यूनिट कन्वर्जेंस को, ठीक है। अब इसके आगे अपन चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर। ओके, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है व्हेनेवर द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम किससे कंपेयर करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन से, तो उसे क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। और सिंस हम जानते हैं कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन होता है। तो इसका ही फॉर्मूला दूसरा क्या बन जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी का कप्पा अपॉन 1/V। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कप्पा इनटू V। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है मोलर कंडक्टिविटी का, इज दिस। इस फॉर्मूले से हमें एक बात पता चलती है कि मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डाइल्यूशन की, ठीक है। ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है बिना रिलेवेंस का, इसलिए इसको समझाया है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो ये है। अब लीटर क्या होता है, लीटर होता है मीटर क्यूब। तो इससे यूनिट क्या बन जाएगी, यूनिट को थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यूनिट कैसे है सर। तो यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब। अब क्या है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइमन -1 + 3, ठीक है, और मोल इनवर्स, जो क्या आ जाएगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बस याद रखिएगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ से हमको 2-3 चीजें पता चली, है ना। अच्छा, अगर बाई चांस, अब देखो एक बात सोचो, क्या कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अपना मीटर्स में हो सकता है क्या, और मीटर बहुत बड़ी यूनिट होगी ना,
तो मीटर और फिर अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेके मीटर स्क्वायर में बनाएंगे, उसके डायमेंशन काफ़ी बड़े हो जाएंगे। हमारे बीकर होते हैं छोटे छोटे जिनमें हम सब कुछ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमको क्या मीटर में वैल्यू चाहिए होगी, हमको जितनी हो सके उतनी छोटी डायमेंशन में रखनी पड़ती है, तो वो जनरली किस में होती है, सेंटीमीटर्स में होती है। तो इसलिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है सेंटीमीटर्स में। और सेंटीमीटर में देखो नीचे क्या, ऊपर नीचे की तरफ मीटर क्यूब था, तो 100 × 100 × 100 नीचे रहेगा, और ऊपर की तरफ मीटर है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 रहेगा। तो ऐसे करके अपना चेंजेस जब अपन पूरा का पूरा कैलकुलेट आउट करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि जो फॉर्मूला है कन्वर्ट हो गया रहता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अपन क्या ले सकते हैं, मोलैरिटी। तो अपना एट द एंड जो फॉर्मूला हमको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है, वो निकल के आ जाता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, है ना, इन द सेंटीमीटर। तो ये याद रखना है आपने को, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी होता है, बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमारे सिलेबस में नहीं है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको बस मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। और ये एक ब्रीफ आपको पता होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। हमने क्या क्या सीखा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी सॉरी conductivity when compared with concentration of solution, since concentration is inversely proportional to dilution, तो ये क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, है ना, कप्पा इंटू वी। और इससे हमें पता चलता है कि मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन है, और जो कप्पा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। तो यहाँ पे दो बातें हमको आइडिया लग गया कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और कप्पा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अब अपन इसी चीज को देखेंगे, डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। चलिए, डिपेंडेंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन। चलिए, अब मेरे को जब फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया तो मेरे पास ये फॉर्मूला निकल गया है। इससे मुझे क्या पता चला कि मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डाइल्यूशन की। और जब इसको कांस्टेंट रख लें, एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा नीचे आ जाएगा, है ना। तो K और V आपस में कैसे हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के, और मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के। व्हिच मींस कॉन्सेंट्रेशन, और ये तो हम जानते ही हैं कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन है, तो मैं अगर डाइल्यूशन बता रहा हूँ तो उसका अपोजिट ले लीजिएगा फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी एक्चुअली बताती, डिपेंड किस पे करती है, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन पर, ठीक है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। लेकिन कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, वो उन आयंस पे डिपेंड करती है सॉल्यूशन के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, जो किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, तो वो उन आयंस पे डिपेंड करती है। तो बस याद रखना है इस बात को। अब ये बात को थोड़ा सा है ना मैं इलेबोरेटली समझाता हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या होता, एक्वस ZnSO4। अब एक्वस ZnSO4 का मतलब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास सॉल्यूशन में H प्लस OH नेगेटिव आयंस है, और मेरे पास Zn+2 और SO4-2 आयंस है। अब ये मुझे क्या बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस के बारे में बता रहा है। अभी मैं मान के चलो ये 25 थे मेरे पास, ये भी 25 है, ये भी 25 है, और ये 25 है, ये इनका नंबर है आयंस का। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ। डाइल्यूशन मतलब मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ, है ना। डाइल्यूशन मतलब मैं H2 को ऐड कर रहा हूँ। मान के चलो मैंने 50 आयंस ऐड करी H2 के, मींस H प्लस और OH नेगेटिव के 25 आयंस और ऐड कर दी। तो क्या है, मेरे टोटल आयंस अब कितने होंगे, बढ़ गए या कम हो गए। मेरे टोटल आयंस पहले 100 थे, अब ये मेरे टोटल आयंस कितने हो गए, जब मैंने 25 और ऐड कर दिए अब ये 150 हो गए। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आयंस जब इंक्रीज होते हैं तो ये किसको इंक्रीज करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। दैट मींस द टोटल नंबर ऑफ आयंस का इंक्रीमेंट क्या बताता है हमको कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और ये डाइल्यूशन से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि जिंक ही तो ऑक्सीडाइज हो रहा था ओनली, ये सारे आयंस तो मौजूद थे, बट ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, गैल्वेनिक सेल के अंदर जिंक का। मींस केवल जिंक ही वो आयन है जो इन चारों आयंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें, कंडक्शन कराने में। मींस आउट ऑफ ऑल द आयंस, ठीक है, ओनली 25 आयंस ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं बेटा, कंडक्शन करा रहे हैं। तो कितना परसेंट आयंस हो गए, 25% पूरे सॉल्यूशन में। और तुमने अगर पानी डाल दिया होता, तुमने पानी डाल दिया तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 150। इसका मतलब क्या हो गया, पहले कितने थे, पहले थे हमारे
25 और हमारे अब क्या है और इंक्रीज हो गए हैं 150, तो इसका मतलब कितना हो गया 16.67। तो देखो आपके जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसरेबल कंडक्टिव आयंस हैं उनकी जो परसेंटेज है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई जैसे आपने पानी डाला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये हमको ये बता रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर हमारा जो नंबर ऑफ आयंस है, जो ट्रांसरेबल आयंस है वो डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हमारी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये मेरे को डिपेंडेंस शो करना था वाया एग्जांपल एंड वाया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, आपको याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं हम, है ना, यहाँ पर हमने क्या है पानी डाला है, तो पानी डाला है तो हम क्या है, हम जानते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की इफ आई एम इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, है ना, टू अ एक्सटेंट ऑफ इन्फिनिटी। उस टाइम पे क्या होगा, हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इनवर्स होता है, तो वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। और अगर वो डिक्रीज होना चालू हो रहा है, अगर ये इन्फिनिटी जा रहा है तो ये अपने लीस्ट पॉइंट पे जाएगा, मतलब जीरो की तरफ। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाती है, उस टाइम पे एक नया टर्मिनोलॉजी डेवलप होती है और उसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अपनी अगली हेडिंग है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसा मैंने अभी समझाया था कि अगर डाइल्यूशन को इतना इंक्रीज कर दिया जाए कि वो कैसे किस पोर्शन पे पहुंच जाए, इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, तो उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन कहाँ अप्रोच करेगी, टुवर्ड्स जीरो। इनवर्स रिलेशन है तो जाना ही ऑब्वियस सी बात है। उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और सिंस वो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दो तीन नाम हैं इसके, तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये डेफिनेशन के तौर पर पूछा लिया जाता है कभी कभार, तो थोड़ा सा उस बेसिस पे इम्पोर्टेंट है। अब इसका जो बेसिस है वो इम्पोर्टेंट ज्यादा इस बात के लिए नहीं है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, वो इस बात के लिए कि इससे बनने वाले दो लॉज है ना, और मतलब दो एक इक्वेशन है, एक लॉ है, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पे और ज्यादा रिसर्च होने लग गई सिंस ये नया कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो तीन साइंटिस्ट ने डीवाई हकल और ऑनसागर, उन्होंने इसके ऊपर, है ना, एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की वाया ग्राफ, और उसमें उन्होंने एक ग्राफ बनाया, उससे एक इक्वेशन डिराइव करके लाए और उसको बताया, है ना। बट वो खैर ज्यादा दिन तक चली नहीं क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं थी। और उसके बाद अपना कोलराज लॉ आएगा जो इन सब चीजों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डीवाई हकल ऑनसागर इक्वेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये है डीवाई हकल ऑनसागर इक्वेशन। इन्होंने एक ग्राफ बनाया, इन्होंने ग्राफ क्या बनाया, मोलर कंडक्टिविटी और रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। अब इन्होंने रूट क्यों लिया कॉन्सेंट्रेशन का, इसलिए लिया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जा रही थी, जिसकी वजह से ग्राफ में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी। तो अब ऐसा फायदा नहीं है कि पेज से बाहर जा रही कोऑर्डिनेट हमारे, तो इसलिए उसको क्या कर लिया था उन्होंने, रूट कर लिया। अब रूट कर लिया तो उन्होंने क्या करा, जो ऊपर के डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया। तो डाइल्यूशन करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम। तो धीरे धीरे डाइल्यूशन जैसे बढ़ता गया तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता गया। उनको पता ही है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, कम होता गया और एक टाइम पे जैसे ही इन्होंने इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूशन किया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस को काटता हुआ निकल जाएगा। और जहां पर ये पॉइंट है इस जगह पर कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जा रही है, जीरो हो जा रही है। इसका मतलब इस पॉइंट को अपन कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अभी इन्होंने जो किया था वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया था, ठीक है। और इसकी स्लोप क्या आई, स्लोप आई माइनस, इन्होंने क्योंकि देखो डेप्रिशिएटिंग ग्राफ है नीचे की तरफ है, और उन्होंने कांस्टेंट ले लिया ए। और हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन होती है उनकी इक्वेशन होती है, सॉरी ग्राफ में इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब y एक्सिस पे रखा हुआ है हमारा मोलर कंडक्टिविटी, हमने मोलर कंडक्टिविटी रख लिया। x एक्सिस पे हमारा रूट c है, तो x के नीचे रूट c लिख दिया। m इज स्लोप कितनी आ रही है हमारी, माइनस है, तो माइनस ए लिख दिया। और c इंटरसेप्ट क्या है ना, अगर ग्राफ जीरो से चालू नहीं होता तो जिस पॉइंट से चालू होता है वो कहलाता है c इंटरसेप्ट। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये माइनस था, ये प्लस था, तो उसको उठा के इधर कर दिया, उसको उठा के इधर कर दिया। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए वाया ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इनसे बोला गया देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बता दिया आपने, चलो वीक भी बता दो लगे यहाँ। तो इन्होंने एसिटिक एसिड लिया और उससे ट्राई करना चालू किया, तो वही डाइल्यूशन 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 डाइल्यूशन। अब जो अभी तक तो सही जा रही थी, तो
अभी तक तो सही जा रही थी, बट एक टाइम पे जाके ग्राफ कैसे से निकल जाता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये ग्राफ इसको टच करता ही नहीं है, और जब टच करेगा तभी तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायरेक्शन पे आएगी। तो ये जो इनकी इक्वेशन थी है ना, इट फेल्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये फेल हो गई किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और ये जब जैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फेल हुई तो फिर नया हमको कुछ सोचना पड़ा, और इसको नया सोचने के चक्कर में हमारे पास एक लॉ आया, और जो बेस्ट लॉ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी होता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी होता है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो फॉर द मिक्सचर ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वो बहुत अच्छा लॉ है, उसके बारे में जानकारी दी गई, और उस लॉ का नाम था कोलराज लॉ। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कोलराज लॉ को। कोलराज लॉ ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इट स्टेट्स दैट limiting molar conductivity of an electrolyte is at infinite dilution is the arithmetic sum of individual contribution of cations and anions present in the solution। क्या बोल रहा है कि देखो आपको मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चाहिए, हाँ, लाके दे देंगे। कैसे होगा? आप क्या करो, जितने भी केटाइंस हैं सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, जितने भी एनाइंस हैं सॉल्यूशन के अंदर जो कंडक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उन सब केटाइंस और एनाइंस को आपस में अरिथमेटिक सम कर दीजिए। वो उसका सम हमको टोटल नंबर ऑफ कंडक्टिंग आइंस के बारे में बता देगा, और वही हमारा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की होगी। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है तो वो कंडक्शन कराएंगे नहीं। तो हमेशा मेरेली कोलराज ने क्या सोचा कि हमेशा मेरे लिए जितने भी आइंस कंडक्शन के लिए अवेलेबल है वही तो कंडक्शन कराएंगे। तो बस उसने वही बोला कि आइंस अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के होंगे तो वो 100% अवेलेबल होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के होंगे तो जितने भी परसेंट अवेलेबल है केटाइंस और एनाइंस उनका सम कर दीजिए। आपको इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को सम करने के बाद आपको इलेक्ट्रोलाइट का क्या मिल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl है, NaCl को मैंने डिसोसिएट किया, Na+ और Cl नेगेटिव में टूटा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na कितने हैं, 1, हमने पॉजिटिव लिख दिया था कि आपको समझ में आ जाए। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन का सोडियम की, और कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं S के, Cl के, और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl, इस तरीके से कर दिया। अब जैसे कोई मोनोएटॉमिक नहीं होता और अलग अलग टाइप, मतलब उसमें डायटोमिक स्पीशीज भी होती है। तो देखो BaCl2 है, BaCl2 में क्या है, Ba और एक Cl2 है, तो Ba2+ 2 Cl नेगेटिव, इस तरीके से डिसोसिएशन होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, एक आयन है तो 1 इंटू मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन Ba+2 की, और ये कितने हैं, 2, तो 2 इंटू हो जाएगा, तो n माइनस की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो ये डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है, बोलो जितना आयन है उतना कर लीजिए। तो इस तरीके से उसने कोलराज लॉ ने सारा का सारा जो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतभेद था वही खत्म कर दिया। उसने कहा कि ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता, ये इस बात पे डिपेंड करता है कितने आयंस उस टाइम पे कंडक्शन के लिए मौजूद हैं, और वही उसको क्या, उसकी मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे रिप्रेजेंट कराते हैं। तो उसने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, और ये लॉ सक्सेसफुली डिफाइन करने लग गया स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। तो ये अपना कोलराज लॉ है। अब कोलराज लॉ हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इसके बाद जो हमारे पास डिफरेंशिएटिंग एस्पेक्ट्स आए, जैसे हमसे पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बेटा अल्फा, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था। तो अल्फा का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट n कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी कप्पा इनटू 1000 अपॉन m, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटाइंस प्लस मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनाइंस, ठीक है। ये अपना मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होती है, तो एक इसकी रिप्रेजेंटेशन शो करेगी अल्फा, ठीक है। एक तो ये था, एक और है डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पूछा जाता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पूछा जाता है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या होता है, के होता है C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अगर अल्फा को आप बहुत छोटा मान लें, नेग्लिजिबल मान लें, तो इसे अपन क्या कर सकते हैं,
निगलेक्ट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर। और इसी के साथ अपना पार्ट 2 खत्म होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब अपन मूव ऑन करेंगे पार्ट 3 की तरफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज लॉ। उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सेल्स एंड बैटरीज क्या होता है, और फ्यूल सेल क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, वो एक सिंपल ऑथेंटिक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा एट द एंड ही, है ना। तो वो अपन कर लेंगे और इस तरीके से पार्ट 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।